Dear student, this is सोनू कुमार पांडे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर. देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एरिया चैप्टर आज शुरू करूंगा. अरिथमेटिक्स में भी मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एरिया वॉल्यूम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो एरिया जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो आपका, या सीजीएल का पीटी हो, या मेंस हो, या कोई भी आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो जहाँ पे मैथ्स में आपका मेंसुरेशन आता है, तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल इन ईजी वे, माने अच्छे ढंग से एक कमांड होगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी बनाएंगे. यानी जहाँ क्वेश्चन लोग छोड़ के भी आएंगे, अगर उसमें थोड़ा सा आप मेहनत करके यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे और मेरे वीडियोज़ वगैरह को देखे हुए हैं, कंसेप्ट पर कमांड है, तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप बनाकर ही आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक उठाकर. जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग आयत के बारे में समझते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो लूँगा वह क्षेत्रमिति का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मेंसुरेशन का, क्योंकि आयत के बारे में हम लोगों को ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे अलग बातें होंगी. यहाँ देखते हैं आयत. आयत यानी रेक्टेंगल. तो यहाँ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे मेंसुरेशन का. तो देखिए आयत होता है यानी वैसा आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी ये लंबाई है. तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, क्योंकि यह एक आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है. आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको बताऊंगा. यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है. ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया. एक बात ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो होता है, जो चारों शीर्ष है, यहाँ पर जो कोण बनेगा सब बाबू 90 डिग्री ही बनेगा. कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा. साथ ही साथ एक बात याद रखें, यहाँ पर जो दो डायगोनल होंगे, यानी डायगोनल जो कॉर्नर को मिलाता है, दो डायगोनल होंगे, ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर भी होते हैं. इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे. और ये लंबाई है, चौड़ाई है. अब हम लोगों को इसमें देखना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा. उसके बाद सड़क वगैरह बनाता है, ठीक है, बागवानी कराएगा, तार लगवाएगा. इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे. तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे. मैं बेसिक से चलूँगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी हियर. तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोगों को बात करना हो कि इसका एरिया क्या होगा, और हमेशा याद रखेंगे लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, तो एरिया जब भी पूछेगा तो आप लिखेंगे एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई. ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कंक्लूजन के रूप में रखेंगे आप ए बराबर एल इंटू बी लिखे रहेंगे. इससे फ़ायदा ये होगा कि ये तीन में से जो दो देगा, आराम से एरिया में अगर लंबाई से भाग दे तो चौड़ाई मिल जाता है, एरिया में चौड़ाई से भाग दे तो लंबाई मिल जाता है, या लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे तो आपका एरिया मिल जाता है. तो यहाँ पर हम लोग कैसे पहचाने कि लंबाई है या चौड़ाई है, एरिया है, तो आप एक चीज़ भी देखेंगे, मात्रक से भी पकड़ में आता है. मीटर, सेंटीमीटर या फीट कहेगा तो ये आपका लंबाई चौड़ाई का मात्रक होता है. लेकिन जब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट की बात करेगा तो आपका एरिया होता है. तो मात्रक पर भी ध्यान रख के आप पहचान सकते हैं आगे क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है. पेरीमीटर देखते हैं. तो पेरीमीटर का अर्थ होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में समझ लेने की ज़रूरत है. ऐसे तो हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर लिखना हो यानी परिमाप लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × l + b, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पेरीमीटर का अर्थ होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी एक बिंदु से चले और किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप चलते हुए फिर वहीं पर पहुँच जाए, तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं. यानी परिमाप एक प्रकार का क्या हुआ, दूरी हुआ. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ए बिंदु से चल रहे हैं और ऐसे चलते हुए फिर ए तक पहुँच जाए. तो देखिए कैसे चल रहे हैं, पहले ए बी, फिर बी सी, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी प्लस फिर डी ए. ए से चले और ए तक पहुँच गए. आप देखिए यहाँ पर ए बी का मान एल है, बी सी का बी है, फिर सी डी का एल है, डी ए का बी है. तो ये ऐड करने पर 2l + 2 भी हुआ. 2 कॉमन ले लेंगे तो l + b होगा. यानी ये परिमाप भी याद रखेंगे, साथ ही साथ परिमाप का डिफिनीशन भी याद रखेंगे. इस तरीके से हम लोग बहुत से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन देता है, वहाँ पर आपको परिमाप का मतलब दूरी के रूप में लेना होगा, और कितना बार दूरी देगा या लंबाई वगैरह परिमाप वगैरह दिया रहता है तो उसका हम लोग मिक्स यूज करते हैं. तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे विकर्ण के बारे में.
तो जो आयत का विकर्ण है उसको समझने के लिए दो आयत में विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो किसी एक को निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री होता है सब कोण, तो एक विकर्ण ये बना दिया जाए और इसको देखा जा सकता है एक समकोण त्रिभुज। पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ये लंब होता है, परपेंडिकुलर इसे कहा जाता है, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है, और ये बेस यानी आधार होता है। तो ध्यानपूर्वक समझें, यहाँ एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। 1 2 3 में से 2 भी कोई देगा, आप इन्हें इजी वे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 90 है, 90 के सामने का ये डायगोनल है, यानी ये डायगोनल है तो डायगोनल ही कर्ण का रोल करेगा। इसमें भी कर्ण है लेकिन ये त्रिभुज के अनुसार कर्ण का रोल करेगा, नहीं हाइपोटेनस का रोल करेगा। और ये आपकी दो भुजाएं हो गई, तो हो जाएगा फार्मूला डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूला को दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आगे सड़क पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, सड़क बनाएगा और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेगा। फिर इसमें बागवानी भी लगाता है, फिर बार वगैरह लगाता है, फसल काटने का खर्च वगैरह दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन देख ले ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। देखिए, यहाँ पर जब भी आपको बनाना हो आयत को, तो अब देखिए कैसे कंक्लूड करते हैं इन सब बातों को, ये तो समझे हम लोग कंसेप्चुअली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लेके चलना है, एरिया बराबर एल इंटू बी, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल यहाँ डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको कहें डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फार्मूला को हम कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एरिया बराबर एल इंटू बी है, यानी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया और लंबाई दे, यानी एरिया के साथ कोई भी अदर एक साइड देगा तो डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग दूसरा साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, परिमाप दे और लंबाई चौड़ाई आपसे पूछे तो परिमाप बटा 2 क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का योगफल। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर कहे कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताएं। तो ये हो जाएगा 15 मीटर इंटू 8 मीटर, 15 8 20 120 वर्ग मीटर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, इन्हें इजी वे आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूला का इस्तेमाल करके। अब देखिए, एरिया जब भी निकालना है तो एरिया है लंबाई है चौड़ाई है, यानी आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पर। तो बहुत बार क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, बहुत बार आपको डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जब भी देखिए एरिया पूछे या पेरीमीटर पूछे या डायगोनल पूछे, अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो आप आयत के किसी भी प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं। अदरवाइज कोई एरिया पेरीमीटर और डायगोनल में से कोई एक बात दिया हो और लंबाई चौड़ाई में से एक बात दिया हो तो तीसरी बात भी निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से सब बातों को। तो चलिए देखें क्वेश्चन, अगर एग्जाम में दिया हो कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो अगर पूछा कि एरिया बता दे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एल इंटू बी, यानी 15 वर्ग मीटर। पूछ दे आपसे कि आप बता दीजिए परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए बहुत बार ऐसे किया जाता है, 5 3 8 8 2 16, मीटर है तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर चलेगा। या एक इसका दूसरा तरीका है कि आप लंबाई चौड़ाई जोड़ के दोगुना कर दे। जैसे कहे कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं तो फटाक दे आप 20 15 जोड़ दें, क्या हुआ 20 15 35 हुआ, 35 का दोगुना कर दिया, क्या हो गया आपका 70 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक कन्विंसिंग मेथड हो गया कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के फटाक दोगुना कर दे तो परिमाप हो जाएगा, या परिमाप में 2 से भाग दे दे तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल आ जाएगा। चलिए, लंबाई चौड़ाई तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकालने में सक्षम है, परिमाप भी निकालने में सक्षम है। यानी अभी हम आपको गिवन रहेगा, अभी कौन से टाइप की चर्चा कर रहे हैं, अभी जो भी क्वेश्चन चर्चा हो रहा है वो चर्चा हो रहा है स्मॉल स्मॉल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए तो अंकों की गणना तो करना पड़ता है और वो आप कर लेंगे।
तो देखिए गिवन अभी क्या हम लेके चल रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल, परिमाप या विकर्ण पूछेगा। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिक से अधिक देखना चाहिए ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया कि एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो मान लीजिए 3 बात इसमें पूछ दिया कि आप एरिया बताएं, आपसे पूछ दिया कि परिमाप बताएं, आपसे पूछ दिया कि डायगोनल बताएं। चलिए समझ रहे हैं हम लोग कि क्या गिवन रहेगा, लंबाई, चौड़ाई और प्रॉपर्टीज, एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल पूछेगा आपसे। तो देखिए एरिया चाहिए तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 छक 48। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब भी आप गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो मीटर मीटर होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो फीट फीट होना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई करने से पहले आपका यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसको आप कर लेंगे तब ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज जो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर चाहिए तो डायरेक्ट चलना है, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दीजिए, 8 6 कितना हुआ 14, 14 दूनी 28 मीटर। एरिया का वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या आपका वर्ग फीट वगैरह होता है, लेकिन पेरीमीटर हो, डायगोनल हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबका मात्रा क्या होता है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, यानी यूनिट पर भी फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल क्या होता है, d बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 का 64, 6 का 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो रूट 100 हुआ, और 100 का कितना हो जाएगा 10। देखिए मात्रक चल रहा है, और ये मात्रक देखे हुए हैं कि ओके था, लास्ट में मीटर लगा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जुबानी कैलकुलेशन करने की आदत रखनी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ हो तो आयत का कुछ भी पूछे, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, हम आसानी से बना सकते हैं। और ये भी बात समझ में आ गई कि आयत की दुनिया किसके आसपास होती है बाबू, तो लंबाई और चौड़ाई के आसपास होती है। यानी अगर लंबाई चौड़ाई आयत का पता है तो आप उससे उसके किसी भी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दूसरे रूप में देगा, यानी अब आपको सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करेगा कि आपको एरिया देगा, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई में से कोई सिंगल वैल्यू देगा। लंबाई देगा तो चौड़ाई पूछेगा, या चौड़ाई देगा तो लंबाई पूछेगा। मतलब इधर वाला पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल दे के आपसे इधर लंबाई चौड़ाई में से एक देगा कोई भी, तो दूसरा निकल जाएगा, और दूसरा निकल जाएगा तो बाकी बातें निकल जाएंगी। फॉर द एग्जाम्पल एरिया दे दिया और आपको लंबाई दे दिया, और कह रहा है परिमाप बताएं, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे, और जब चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई पहले से पता है, तो बाकी परिमाप पूछे या डायगोनल पूछे बन जाएगा। यदि परिमाप दिया और चौड़ाई दिया तो लंबाई फर्स्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी पूछे बन जाएगा, क्योंकि आयत की दुनिया लंबाई और चौड़ाई के आसपास ही चलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्किप मैं नहीं करूँगा, 3 क्वेश्चन बताऊँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, आयत की लंबाई 30 मीटर है। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कह देगा कि चौड़ाई बताएं, आपसे कह देगा कि आप परिमाप बताएं, आपसे कह देगा कि डायगोनल बताएं। तो देखिए बाबू, चौड़ाई, परिमाप या डायगोनल कुछ भी पूछा है तो परिमाप या डायगोनल बताने से पहले आपको बिना चौड़ाई निकाली इस सब में वैलिड नहीं हो सकता है। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला फट लगा दीजिए। अगर परिमाप दे तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, और डायगोनल दे तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा दीजिए, और देखिए कि उसमें क्या वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करिए, अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। जैसे एरिया दिया है 600 वर्ग मीटर और लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल में से कोई वैल्यू अगर दिया हो तो फॉर्मूला लिख दें, और उसके बाद क्वेश्चन से देखें क्या क्या दिया है, पुट करे, अदर वैल्यू मिलेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं 30 20 600 हो गया, और मीटर से 1 मीटर कटा, यानी b बराबर क्या हुआ 20 मीटर हुआ। यानी अब हम लोग समझ गए कि लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितना है 20 मीटर है। अब इसका फायदा आगे उठाते रहिए। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है बाबू,
2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई है, इसको दूसरे रूप में समझे तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दे, तो लंबाई चौड़ाई 30 20 50 हुआ, 50 का 2 गुना 100, यानी ये 100 मीटर हो गया। डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 900 प्लस 400, यानी 900 प्लस 400 यानी रूट अंडर 1300 हुआ। अब देखिए घबराना नहीं है, मैंने रैंडम वैल्यू उठाया है क्योंकि रूट वगैरह वाला भी आंसर आजकल हो रहा है। तो 13 गुने 100 कर दिया जाए, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा, रूट 13 का बाहर तो आएगा नहीं, यानी आंसर हो जाएगा 10 रूट 13 मीटर। तो मीटर आंसर करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। यानी एरिया दे के आपसे अदर बातें पूछा तो आप इन इजी वे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब चलिए परिमाप दे के आपसे बाकी बातें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप में ही ये 3 क्वेश्चन चलेगा जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बेसिक ढंग का हो जाएगा। देखिए आपसे कह देगा कि परिमाप जो है वह आपका 70 मीटर है, परिमाप आपका कह देगा कि 70 मीटर है, और आपसे ये कह देगा कि यदि लंबाई 20 मीटर हो तो ए में पूछेगा चौड़ाई बताएं, बी में पूछेगा एरिया बताएं, सी में पूछेगा डायगोनल बताएं। तो देखिए यहाँ पर जब भी परिमाप एरिया डायगोनल दे तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 × L + B = 70। इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लीजिए ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत होता है तो दिक्कत ना हो। B + B = 70 मीटर, 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, यानी 20 + B = 35, तो B = 35 में से 20 गया 15। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते, हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है, यानी परिमाप में 2 से भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से हम चलते 70 दिया है, 70/2 किए तो 35 हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई का योगफल 35 है, लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितना होगा 15 होगा, यानी इन्हें इजी में निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड उदाहरण देख सकते हैं। अगर कह दे ये कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कह दे कि एक लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए कि मिला के कहे कि परिमाप आपका क्या है 80 है, ठीक है, परिमाप 80 है, तो परिमाप 80 है, लंबाई अगर कह दे कि 30 है तो चौड़ाई बता दे, तो 80/2 क्या हो गया, 80/2 40 हो गया, लंबाई 30 कह रहे हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चौड़ाई 15 मीटर मिल गया, मीटर ही चल रहा था। अब एरिया पूछा है तो एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 गुने आप क्या कर देंगे 20 गुने 15 कर देंगे तो ये 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ डायगोनल, तो रूट अंडर L स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 20 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये देख सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का वर्गमूल होता है, यानी इस तरीके से डायगोनल हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 मीटर, तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर चलेगा। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, डायगोनल देगा और अदर साइड्स वगैरह या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल हम लोगों से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर ये कहे कि एक आयत का विकर्ण जो है वह 10 मीटर है, लंबाई जो है 8 मीटर है, यानी ऐसा नहीं कि लंबाई बार बार देगा, वो आपको चौड़ाई भी दे सकता है, ठीक है। तो कहेगा ए में बताइए लंबाई क्या होगा, यानी 2 साइड लंबाई और चौड़ाई है ना, तो कोई एक गिवन रहेगा तो अदर निकाल लेंगे तब प्रॉपर्टीज को वैलिड करेंगे। कहेगा लंबाई बताइए, बी में कह देगा परिमाप बताइए, और सी में कह देगा एरिया बताइए। तो देखिए मैंने बार बार यहाँ आपसे चर्चा की है कि डायगोनल परिमाप और ये कुछ भी देता है एरिया वगैरह तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें। तो ये 10 है, तो देखिए 10 है और चौड़ाई ये दिया हुआ है, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है डी स्क्वायर, डी बराबर या डी स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई एक फार्मूला यूज करे, या तो डी बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, लंबाई चौड़ाई में से लंबाई पूछा है, चौड़ाई 6 का 36, 100 में से 36 गया 64, L स्क्वायर बराबर 64, तो L बराबर 8 मीटर, तो मीटर यूनिट चलता रहेगा, यानी लंबाई हो गया 8 मीटर। परिमाप पूछा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, 8 6 14, 14 दूनी 28 हो गया आपका। क्षेत्रफल पूछा है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 8 6 48 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब उसमें सड़क पर आधारित जो क्वेश्चन वगैरह होता है या अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होता है, या उसमें फसल लगवाता है या टाइल्स लगवाता है या बागवानी वगैरह लगाता है या बार लगाता है, वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एग्जाम का ये पेटेंट टाइप है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके इसको समाप्त किया जाए। फिर आयत के बाद हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन होता है आयत वर्ग वृत्त वगैरह पर भी। फिर आप त्रिभुज को देखेंगे, फिर इसी तरीके से चतुर्भुज वाले पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दे सकता है कि एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर है। तो कह सकता है कि आप लंबाई बताएं, भी में कह सकता है चौड़ाई बताएं, फिर आगे आपसे ये कह सकता है पेरीमीटर बताएं, फिर आपसे ये भी कह सकता है कि डायगोनल बताएं यानी विकर्ण बताएं। तो देखिए यहाँ जो रेशियो दिया है और ये वैल्यू दिया है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। यानी ये 3:2 है तो इसको 3x इसको 2x कर लीजिए। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 3x × 2x इज इक्वल टू 600। यहाँ देख सकते हैं 6x² इज इक्वल टू 600। तो यहाँ देखें x² बराबर कितना हो गया 100। तो x² बराबर 100 हुआ यानी x बराबर क्या हुआ 10। तो यहाँ कह सकते हैं 10 तिहाई 30 और 10 दूनी 20, यानी लंबाई 30 हो गया, चौड़ाई 20 हो गया। वर्ग मीटर चल रहा था तो ये मीटर में होगा। अब लंबाई चौड़ाई हम लोगों का डन हो गया। अब परिमाप, तो परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, या दूसरे तरीके से लंबाई में चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। 30 20 50 50 दूनी 100। और आपको पता है लंबाई चौड़ाई और परिमाप का यूनिट मीटर ही होता है या सेंटीमीटर या फीट होता है। वर्ग मीटर होगा तो किसका हो जाएगा क्षेत्रफल का। डायगोनल होता है √, L² + B² यानी 30² + 20² यानी 30 का हो गया 900 और 20 का हो गया 400, यानी ये हो जाएगा 1300। इसको निकाल सकते हैं। 13 × 100 कर दीजिए। 13 × 100 करिएगा तो 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया, √13 रह जाएगा, यानी 10√13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अनुपात पर भी क्वेश्चन देगा तो डिजिट अलग अलग देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जा रहा है विथ एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अनुपात वाला, फिर हम लोग सड़क पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। 1 बाई 1 करके हम लोग अच्छे से इस पर कमांड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है कि एक आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक, कहेगा कि इसका जो परिमाप है वह 70 मीटर है। तो अब देखिए परिमाप जो है 70 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग चल सकते हैं। ये परिमाप कैसे चलता है, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, या परिमाप का बटा 2 कर दो तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा। तो आप ऐसे सोच भी सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 2 × 4x + 3x इज इक्वल टू 70, वैसे डायरेक्ट चलना चाहिए था। 4 3 7 दूनी 14, x बराबर 70 हो गया, 14 × 5 = 70, तो x बराबर क्या हुआ 5। ये तो लिखित वर्क हुआ है, लेकिन क्या हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। 4 3 क्या हो गया 7, 7 दूनी 14, 14 × 5 = 70, एक अंश बराबर 5 आया। तो ये 4 5 20 और ये 5 3 15। डायरेक्ट भी हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसी को आप x में मान के करिए, चाहे एक अंश करके आप बना सकते हैं। तो अब लंबाई चौड़ाई मिल गया, तो क्वेश्चन में लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे, परिमाप तो दिया ही है, क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 × 15 यानी 20 15 300 मीटर चल रहा है तो वर्ग मीटर कहेंगे। डायगोनल आपसे पूछेगा तो डायगोनल होता है √L² + B² यानी आप देख सकते हैं 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225 यानी ये √625 हुआ, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी 25 मीटर आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं अनुपात पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, जिसको हम लोग अच्छे ढंग से समझ लिए। एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन होता है, तो आप समझने के बाद अच्छे से बना सकते हैं। किसी भी बुक में क्वेश्चन सर्च करिए, बनाइए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट चलिए सड़क पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए सड़क में 2-3 टाइप का जो होता है, 1 बाई 1 करके मैं आपको बतला रहा हूँ। कहेगा एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें लंबाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सड़क का क्षेत्रफल बताएं, या आपसे पूछ सकता है शेष खेत का क्षेत्रफल यानी शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं।
तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस सड़क का क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सवाल यहाँ है कि लंबाई के समानांतर सड़क होगा, तो सड़क के लिए देखिए यहाँ क्या कंसेप्ट आएगा। वैसे आयताकार आकृति में सड़क बनाए हैं तो सड़क भी आयताकार होगा, यानी सड़क के लिए लंबाई का रोल करेगा, और चूंकि ये लंबाई के समानांतर है यानी यह 20 हो जाएगा। और सड़क की चौड़ाई 2 चौड़ाई का रोल करेगा, यानी यहाँ लंबाई का रोल 20 मीटर करेगा और चौड़ाई का रोल 2 मीटर करेगा। सड़क का क्षेत्रफल आयताकार होने पर लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 दूनी 40 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरा खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसके लिए लंबाई 20 है पूरा आयत का और चौड़ाई 15 है, तो 20 15 कितना हुआ 300 वर्ग मीटर, माइनस सड़क का क्षेत्रफल कितना है 40 वर्ग मीटर, तो 300 में से 40 घटाएंगे तो 260 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौड़ाई के समानांतर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देगा वो आपसे कहेगा एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसमें सड़क इसके बीचों बीच आयताकार आकृति में इसके बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर एक सड़क बनाई गई है तथा सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताएं। और 2 में पूछ देगा शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए बाबू शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे कि अब की बार सड़क के चौड़ाई के समानांतर है, यानी सड़क के लिए लंबाई 15 हो जाएगा, चौड़ाई 2 ही रहेगा। तो सड़क के लिए आपका लंबाई 15 हो जाएगा और चौड़ाई 2 ही रहेगा। आयताकार आकृति में है तो सड़क भी आयताकार हो गया, यानी लंबाई गुना चौड़ाई वाला ही फार्मूला क्षेत्रफल का लगेगा, यानी 15 दूनी 30 मीटर है तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, यानी पूरा आयत का क्षेत्रफल माइनस सड़क का क्षेत्रफल, यानी 20 15 300 वर्ग मीटर में से 30 वर्ग मीटर घटाएंगे, यानी ये 270 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क पर ही आधारित है, देखिए कैसा देता है। कहेगा एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसमें लंबाई के समानांतर खेत के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है तथा चौड़ाई के समानांतर भी खेत के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो ए में पूछेगा सड़क का क्षेत्रफल बताएं और बी में कहेगा शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सड़क है इसमें क्या घटना होगा, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर दी हुई है, तो देखिए क्या होगा। एक बार आप निकाल लेंगे लंबाई के समानांतर क्षेत्रफल, दोबारा निकाल लेंगे चौड़ाई के समानांतर क्षेत्रफल, लेकिन ये देखिए ये दोनों में क्या है कंबाइंड प्लेस यहाँ पर ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी यहाँ पर सड़क की जो चौड़ाई होगी यहाँ वर्ग बन जाता है, यानी सड़क अगर 2 मीटर चौड़ा है तो इस सब भुजा कितना हो जाएगा 2 मीटर। अगर सड़क आपका 3 मीटर चौड़ा होता तो यहाँ जो बीच में आकृति जो होगी, जो संयुक्त आकृति यहाँ बीच में सड़क में बन रही है वो सब 3 मीटर होता, 1 मीटर होता तो 1 हो जाता। यानी हम लोगों को सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले निकालना होगा लंबाई के समानांतर प्लस चौड़ाई के समानांतर माइनस ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई के समानांतर क्या होगा 20 गुने 2, फिर चौड़ाई के समानांतर 15 गुने 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल 2 का रोल करेगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यानी 40 30 70, 70 में से 4 जाएगा आप कह देंगे 66, 40 30 70, 70 में से 4 गया 66 वर्ग मीटर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो पूरा आयताकार खेत का क्षेत्रफल माइनस सड़क का क्षेत्रफल, तो 20 15 क्या हो जाएगा आपका 300 वर्ग मीटर में से आप 66 वर्ग मीटर घटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि 234
वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी लंबाई के समानांतर तथा चौड़ाई के समानांतर सड़क का क्षेत्रफल पूछे तो आप एक डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा L प्लस बी माइनस डब्लू गुने डब्लू। अब ये डब्लू क्या है तो विड्थ ऑफ द रोड, यानी ये डब्लू सड़क की चौड़ाई है, एल आयताकार खेत की लंबाई है और बी आयताकार खेत की चौड़ाई है। चलिए बना के देखिए, आंसर टैली करेगा। एल प्लस बी यानी 20 प्लस 15 माइनस डब्लू यानी 2, सड़क की चौड़ाई रखते हैं गुना 2, 20 15 35, 35 में से 2 गया 33, 33 गुने 2 यानी आया कि नहीं 66 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छे ढंग का क्वेश्चन था, यानी बीचों बीच आयताकार आकृति के बीचों बीच सड़क बना रहा था। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। अब एक क्वेश्चन देता है कि आयताकार आकृति के चारों तरफ बना देगा, अंदर से एक बार बना देगा, चारों तरफ से एक बार बाहर से बना देगा, पूछेगा इसी तरीके से। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कहेगा कि एक आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसमें खेत के अंदर चारों तरफ से 1 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो कहेगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं, यानी जो सड़क के अलावा बचा हुआ ये क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल बताएं। अब की बार आपको एक ध्यान रखना होगा कि ये सड़क अंदर बना हुआ है, यानी जो आपका खेत था आयताकार इसके अंदर ये 1-1 मीटर आपका चारों तरफ से छोड़ा है। तो देखिए कैसे बनेगा। अंदर बना हुआ है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल तो आप आराम से निकाल देंगे, 8 गुने 5 यानी 8 पचे 40। लेकिन अब देखिए क्या होगा कि ये अंदर वाला खेत में लंबाई 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर कमी होगा, चौड़ाई इधर से एक यानी 2 का कमी होगा। यानी ये जो बचा हुआ है सड़क को छोड़कर खेत का जो क्षेत्रफल होगा बाबू, उसके लिए पहले लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए। तो लंबाई देखिए अंदर की तरफ हम लोग घेरे हुए हैं तो 8 ओरिजिनल लंबाई था, 1 मीटर इधर से कम हुआ 1 मीटर इधर से, यानी 8 में से 2 चल जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई भी क्योंकि 4 भुजा होता है तो लंबाई 2 तरफ चौड़ाई 2 तरफ, यानी अगर 2 मीटर अगर हम लोग छोड़ के बनाते तो 2 गुने 4 यानी 2 दूनी 4 कम करते। अगर 3 मीटर दोनों तरफ छोड़ते तो लंबाई 3 3 6 कम हो जाता, चौड़ाई भी 3 3 6 कम हो जाता। तो अब समझ पा रहे हैं कि कैसे कमी करना है, यानी जितना चौड़ा सड़क होगा उसका डबल लंबाई से कमी, फिर चौड़ाई से भी उतने घटा देंगे तो आपको शेष भाग का लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा। और चूंकि आयताकार आकृति है तो इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो देखिए सड़क को छोड़कर खेत का क्षेत्रफल लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 में से आपका 2 चल जाएगा तो 3 मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह आपका 18 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब बताइए कि सड़क सहित जो था टोटल पुराने वाला आकृति का 8 पचे क्या था 40 वर्ग मीटर था। अब कोई कहे सड़क का क्षेत्रफल बताइए, तो सड़क का क्षेत्रफल अब बताइए तो 40 था ओरिजिनल बड़ा वाला आकृति का, अंदर से सड़क बनाए थे तो इसका 18 आया है। तो 40 में से 18 आप घटा दीजिएगा, तो 40 में से आप 18 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 22 वर्ग मीटर आपका क्या है आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ है सड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहर से आकृति बनाएगा तो क्या घटना होगी। छोटे छोटे अंकों पर इसलिए बता रहे हैं कि कंसेप्ट हम लोग सीख जाएं, उसके बाद किसी भी डिजिट पर आप वैलिड कर सकते हैं। कह देगा एक आयताकार आकृति है, ठीक है, कह देगा कि लंबाई जो है वह आपका 12 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 8 मीटर है। सड़क के चारों तरफ बाहर से 1 मीटर चौड़ी सड़क बना दी गई है। तो देखिए बाहर की तरफ गया है, अब की बार सड़क बाहर से है। वहीं पूछेगा सड़क का क्षेत्रफल बताइए या शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए अब की बार क्या होगा, सड़क सहित खेत का मान लीजिए आयताकार खेत है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल,
तो देखिए अब की बार लंबाई 1 मीटर इधर, 1 मीटर ही चौड़ी बनाए हैं हम, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, यानी लंबाई 12 है तो 2 बढ़ जाएगा, तो 12 + 1 समझ पा रहे हैं, यानी डायरेक्ट हम क्या कहेंगे 14 मीटर। चौड़ाई भी 2 बढ़ जाएगा, तो 1 इधर 1 इधर, यानी चौड़ाई 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो देख सकते हैं, यानी सड़क सहित खेत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग कहेंगे 14 × 10 यानी 140 वर्ग मीटर। अब बताइए सड़क के अलावा जो आकृति था उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता, बराबर है 96। तो अगर कहता सड़क का क्षेत्रफल बताएं, तो सड़क का क्षेत्रफल बताएं यानी सड़क सहित खेत का क्षेत्रफल 140 है, उसमें से आप क्या कर लेंगे, ये जो आकृति था आयताकार खेत था, यानी ओरिजिनल में ये 12 था और ये 8 था, यानी बराबर है 96 वर्ग मीटर आप घटा लेंगे, यानी 140 में से 96 आप घटाएंगे तो ये 44 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर के बारे में समझते हैं, यानी वर्ग के बारे में समझते हैं। तो देखिए वर्ग जो होगा, तो वर्ग के बारे में होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग जो होगा उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। साथ ही साथ वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था, लेकिन आयत में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। इसमें कहा यह जाता है कि आयत एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वैसे समचतुर्भुज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहा जाएगा वो अभी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन वहाँ पर क्या आपका समचतुर्भुज में क्या होता है कि वर्ग और समचतुर्भुज में जो अंतर है वह है कि ये 90 डिग्री जो होता है वो नहीं होगा। वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर भी होंगी और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, और समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा कि सभी भुजाएं बराबर तो होंगी लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो उसको लेटर ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे, एरिया में वो तो पढ़ना ही हम लोगों को क्वाड्रेटिलर। तो अब देखें यहाँ पर AB BC CD D है, तो अब यहाँ सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, मान लिया गया AA। अब देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है A²। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के बारे में आपको एक मैंने बताया था परिमाप का डिफिनीशन, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करिए, सभी भुजाओं के सहारे घूमते हुए फिर वहां तक पहुंच जाइए, तय की गई कुल दूरी को परिमाप कहते हैं, यानी परिमाप एक प्रकार का दूरी होता है। तो यहाँ अगर जांचना हो तो आप देखिए A से चलिए तो कह देंगे, A से चलें तो AB + BC + CD + DA। देखिए सब A है, तो आप यहाँ से समझ रहे हैं, मुझे पता है कि याद है आप लोगों को, लेकिन कहाँ से हुआ क्या हुआ ये समझना था। यानी वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4 × A। अब आपने आयत में पढ़ा था डायगोनल √L² + B², यहाँ भी देख सकते थे L × B, और एल भी सब क्या है A है, इसलिए A² आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जा रहा है। तो यहाँ भी D बराबर √L² + A², तो देखिए A² + A² ये हो जाएगा 2A²। A² यानी 2 पर 1 बाहर निकलता है वर्गमूल से, तो A बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर ही रह जाएगा, यानी हो जाएगा √2 × A। यानी हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि वर्ग का जो विकर्ण होता है D बराबर √2 × 1 भुजा माना जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों से कह रहा है कि मान लीजिए कि अब इस पर भुजा देगा तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा या विकर्ण पूछेगा, यानी एक तरीके से इसको कंक्लूड किया जाए तो आप देख सकते हैं क्या होगा। जैसे ही इसको आप कंक्लूड करेंगे आपको यहाँ 3 बातें दिमाग में रखनी होंगी, यानी एरिया जो हो गया भुजा स्क्वायर हो गया, परिमाप जो हो गया 4 × 1 भुजा हो गया, डायगोनल जो हो गया √2 × A भुजा हो गया।
तो इस तरीके से देख सकते हैं मात्रक, परिमाप, डायगोनल और भुजा का सेम होता है, या तो मीटर मीटर चलेगा, नहीं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चलेगा, नहीं तो फीट वगैरह में चल रहा है तो फीट में चलेगा। इसका हो जाता है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो जाता है। अगर डायगोनल दिया हुआ हो और किसी भी एरिया जैसे पूछे, डायगोनल दिया हो, एरिया पूछे, तो देखिए एरिया बराबर डायगोनल के रूप में लिखना हो तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, भुजा का मान यहाँ से a बराबर d बाई क्या हो जाएगा √2, और क्या होता है एरिया होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह पर जब d बाई √2 पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा d स्क्वायर बटा √2 का क्या हो जाएगा 2, यानी एरिया बराबर आप कह सकते हैं 1/2 गुने डायगोनल का स्क्वायर। यानी डायरेक्ट रिलेशन आप याद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर देगा, यानी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि भुजा अगर आपको पता है तो एरिया पूछे, पेरीमीटर पूछे, डायगोनल पूछे, हम लोग बना सकते हैं आराम से। यानी वर्ग की दुनिया किसके आसपास होती है, तो वर्ग की दुनिया एक भुजा के आसपास होती है। यानी भुजा पता है तो सब पता चल जाएगा। यानी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जब भुजा गिवन होगा, यानी एक क्वेश्चन टाइप होगा कि भुजा दिया होगा, बाकी चीज़ पूछेगा, यानी भुजा देगा तो परिमाप, क्षेत्रफल, डायगोनल पूछेगा। एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि परिमाप देगा फिर बाकी चीज़ें पूछेगा, यानी परिमाप देगा तो भुजा, डायगोनल और एरिया पूछेगा। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइप क्लियर करते हैं। अगर कह दिया कि एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो एक में पूछ दिया कि एरिया बताएं, 2 में पूछा पेरीमीटर बताएं और 3 में पूछा कि डायगोनल बताएं। तो देखिए एरिया a स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर 4 गुने 1 भुजा यानी 4 गुने 20 यानी 20 चौका 80 सेंटीमीटर। डायगोनल √2 इंटू 1 भुजा यानी ये हो जाएगा 20 √2 सेंटीमीटर। यानी हम लोग समझ पा रहे हैं कि भुजा वगैरह दिया है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल। चलिए एक वैल्यू यहाँ पर रूट वाला लेके मैं एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद एरिया देगा, बाकी चीज़ें पूछेगा, पेरीमीटर देगा, बाकी चीज़ें पूछेगा, डायगोनल देगा, बाकी चीज़ पूछेगा। यानी जैसे एरिया गिवन हो या पेरीमीटर गिवन हो या डायगोनल गिवन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड। साइड जैसे ही गेट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे आप, जो पूछेगा उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं बाबू, कहेगा कि एक वर्ग की भुजा जो है 4√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है तो कहेगा एक में एरिया बताएं, तो एरिया बताएं, 2 में पूछेगा पेरीमीटर बताएं और 3 में कहेगा डायगोनल बताएं। तो देखिए एरिया भुजा स्क्वायर यानी 4√2 का होल स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और √2 का 2, 16 दूनी क्या हो गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप 4 गुने 1 भुजा यानी 4 चौका 16 √2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर इसका मात्रक होगा। डायगोनल यहाँ देख सकते हैं 2 √2 गुने 1 भुजा यानी यहाँ पर √2 गुने भुजा का मान 4√2 है तो देख सकते हैं √2 से √2 में सेम होने पर वो क्या हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है, यानी 2 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि भुजा गिवन है, रूट वगैरह या किसी भी प्रकार का डिजिट है, डेसिमल भी देगा तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी हैव टू प्रोसीड। चलिए अब एरिया दे के बाकी बातें पूछ सकता है। जैसे कह देगा एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 625 वर्ग सेंटीमीटर है तो कहेगा एक में कि भुजा बताएं, या वो आपसे डायरेक्ट कुछ भी पूछेगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंक्लूड कर रहा हूँ अच्छे ढंग से। भुजा पूछ देगा, आपसे परिमाप पूछ देगा, आपसे पूछ देगा डायगोनल बताएं। तो जब भी आपको एरिया, परिमाप या डायगोनल का वैल्यू देगा ना तो क्या करिएगा, वैल्यू लिख दीजिएगा और जो है वो फार्मूला लिख दीजिएगा। यानी a स्क्वायर बराबर 625 तो a बराबर क्या आ गया 25, मात्रक तो वैसे ही चलेगा। अब देखिए परिमाप 4 गुने 1 भुजा तो 25 चौका 100, डायगोनल √2 इंटू 1 भुजा यानी 25 √2। यानी आप क्या करेंगे कि जैसे एरिया का वैल्यू या पेरीमीटर का, डायगोनल का वैल्यू देगा तो तुरंत वहाँ पे एक साइड फार्मूला लिखिएगा, एक साइड वैल्यू को रन करिएगा, वहाँ से आप साइड प्राप्त कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए परिमाप दे के देखते हैं। कह देगा एक वर्ग का जो है परिमाप गिवन है, एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो कहेगा कि आप बता दीजिए भुजा क्या है।
कह देगा कि बता दीजिए एरिया क्या होगा, और आपसे कहेगा कि बताइए डायगोनल क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, परिमाप दिया है ना, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा बराबर 60 है, यानी ए बराबर क्या हो गया 15 हो गया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यानी ए बराबर बाबू 15 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मात्रक हो जाएगा डी √2 इंटू 1 भुजा, √2 इंटू 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डायगोनल दे के बाकी बातें पूछेगा। तो जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वह 4√2 सेंटीमीटर है, कहेगा कि 1 में भुजा बता दीजिए, 2 में कहेगा पेरीमीटर बता दीजिए, और 3 में आपसे कह सकता है एरिया बता दीजिए। तो यहाँ पर फट दे, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, √2 इंटू ए बराबर 4√2, √2 से √2 कट गया, ए बराबर 4 आया, तो अब भुजा हो गया 4। अब कह रहे हैं परिमाप बताइए, तो 4 गुने 1 भुजा, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा, तो 4 चौका 16, ये सेंटीमीटर में। और देखिए यहाँ पर एरिया 4 का स्क्वायर, यहाँ संयोग से ये भी देखिए 16 आया है, लेकिन ये क्या है 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देयर इज नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड हियर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वर्क करना है, ठीक है। मात्रक पर भी आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। तो देख सकते हैं एरिया दिया, परिमाप दिया या डायमीटर दिया, तो वहाँ से हम लोग साइड प्राप्त करने के बाद जो भी पूछ रहा है आसानी से बना दे रहे हैं। वो डायरेक्ट वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, जब डायगोनल देता है तो डायरेक्ट एरिया कैसे निकलता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, कहेगा एक वर्ग का जो है परिमाप 6√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताए, डायरेक्ट पूछ दिया, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल हो जाएगा एक फार्मूला 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। वैसे तो आप यहाँ से ये आपका डायगोनल दिया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ डायगोनल वाला फार्मूला डायरेक्ट मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो डायगोनल दिया है तो एक तरीका हुआ कि भुजा निकालें, उसके बाद आप जो पूछे फार्मूला में लगाएं, लेकिन यहाँ डायगोनल का डायरेक्ट इस्तेमाल मैंने प्रूफ भी किया है वहाँ पर। तो 6√2 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 1/2 इंटू 6 का 36 और 2 36 दूनी 72, यानी यहाँ कटेगा तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर एरिया पूछ रहा है या डायगोनल पूछ रहा है तो हम लोग बनाने में सक्षम है। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। वह इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है बाबू, अनुपात वाला क्वेश्चन वर्ग पर देता है, यानी कहेगा 2 वर्ग के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताएं, विकर्णों का अनुपात बताएं, परिमापों का अनुपात बताएं। या वो आपका किसी में जैसे क्षेत्रफल का ही दे देगा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है, तो भुजा का अनुपात बताएं, या परिमाप का अनुपात बताएं, या डायगोनल का अनुपात बताएं। या परिमाप का अनुपात दे देगा कि एक वर्ग के परिमाप का अनुपात 4:5 है, तो भुजा का अनुपात बताएं, डायगोनल का अनुपात बताएं, क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द साइड, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो उसको हम लोग समझ ले रहे हैं, 2 वर्गों की यहाँ पर तुलना करेगा। तो जब 2 वर्गों की तुलना करेगा तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। फार्मूला आपके पास है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली वी हैव टू बी स्ट्रांग, देयर आफ्टर वी हैव टू अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2 वर्ग है जिसकी भुजाएं a1 a2 है, 2 वर्ग है जिसकी भुजाएं क्या है a1 a2 है। तो कहे कि एरिया का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए एरिया का अनुपात जब पूछेगा तो आपको पता है कि पहले वर्ग के भुजा a1 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा a2 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर देने पर आपको क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है। अब चलिए पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आप जानते हैं 4 गुने 1 भुजा, तो 2 वर्ग है तो पहले वर्ग की भुजा a1 है तो पहले वर्ग का यहाँ पेरीमीटर 4 इंटू a1 होगा, अनुपात a2 है तो 4 इंटू a2 होगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी आ गया a1 अनुपात a2। यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा कि जो भुजा का अनुपात होगा, यानी भुजा का जो अनुपात होगा स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का मिल रहा है, लेकिन परिमाप का अनुपात वहीं जा रहा है। चलिए डायगोनल का देखते हैं। तो पहला भुजा a1 है तो √2 इंटू a1 अनुपात √2 इंटू दूसरे वर्ग का भुजा a2 है तो √2 इंटू a2, यानी डायगोनल आपका क्या आ गया a1 अनुपात a2। यानी हम लोग यहाँ क्या समझ पाए हैं कि परिमाप डायगोनल तथा भुजा का अनुपात सदैव समान होता है। यानी कहीं पूछ देगा
कहिएगा कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तब कहिएगा परिमाप का भी अनुपात वही होगा और डायगोनल का अनुपात वही होगा। क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अगर क्षेत्रफल का दिया है और भुजा का पूछा है तो वर्गमूल कर देंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कह दिया दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का बताएं, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो गया। कहे परिमाप का बताएं तो 2:3 ही होगा। कहेगा डायगोनल का बताएं तो क्या हो जाएगा, 2:3 ही होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन इन ईजी वे कंपेयर करके चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कह दे दो वर्ग के परिमाप का अनुपात 4:5 है, कहे भुजा का अनुपात बताएं, तो आप क्या कहेंगे बाबू, 4:5 ही। कहे डायगोनल का अनुपात बताएं तो सेम होता है, तो 4:5 ही। कहे एरिया का बताएं तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अब ऐसा भी कर सकता है, वो कहेगा हम लोगों से कि दो वर्गों के डायगोनल का अनुपात 6:7 है, तो कहेगा भुजा का बताएं, तो डायगोनल का जो अनुपात होता है वही भुजा का होता है। कहेगा परिमाप का अनुपात बताएं तो वो 6:7 ही होगा, सेम होता है। कहेगा एरिया का बता दे, 6 का 36 और 7 का 49। अब चलिए हम लोगों से क्वेश्चन कह सकता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है, तो कहेगा भुजा का बताए, तो क्षेत्रफल का दिया है तो भुजा से स्क्वायर करके एरिया में जाते थे तो वर्गमूल करेंगे तो आपका भुजा मिल जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, यानी भुजा 8:9 हो गया, तो परिमाप भी 8:9 होगा और आपका डायगोनल भी क्या होगा, 8:9 ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह देगा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह 225:121 है, तो कहेगा कि भुजा का बता दे, तो 225 15 और 121 11 का। परिमाप का कहेगा तो भी 15:11 और डायगोनल कहेगा तो 15:11। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मैक्सिमम बार ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है। देखिए वैल्यू तो अलग अलग देगा, डिजिट वो टैली नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको पता है तो इन द सेम वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे देता क्या है कि एक कहेगा क्वेश्चन, आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह देता है कि एक वर्ग है, कहेगा वर्ग के एक वर्ग जिसकी भुजा a है, ठीक है। कहेगा इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो ध्यान से देखिए, इसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, √2 × a हो जाएगा। भुजा a है तो विकर्ण √2 × 1 भुजा। कह रहे हैं वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, यानी इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा, यानी विकर्ण भुजा का रोल करेगा। यानी नया प्रकार का जो वर्ग है वह विकर्ण पर बना है, यानी विकर्ण अब यहाँ भुजा का रोल करेगा, तो सब √2a होगा। अभी नयका प्रकार का वर्ग, पुरानका जौन वर्ग है, दोनों के एरिया का अनुपात पूछा है। तो पुरानका जौन वर्ग है, जो ओरिजिनल वर्ग है, उसका भुजा a है तो a² हो गया, और जौन विकर्ण पर वर्ग बना है ओकर भुजा √2a है, यानी ओकर भुजा √2a है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं a² अनुपात √2a², तो 2a² हो जाएगा। √2 का 2 हो जाता है स्क्वायर करने पर, a का a² कट गया तो आएगा 1:2। यानी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्या करेगा क्वेश्चन, हम लोगों को कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा हम लोगों से कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः, जैसे P1 32 दे दिया, P2 आपका कह देगा 32 और 48 हैं। कहेगा कि इसमें आप बताइए, परिमाप दे दिया है, कह देगा दोनों को मिलाकर अगर वर्ग बनाया जा रहा है तो उनका हिसाब किताब आपको करना है। तो देखिए यहाँ से साइड मिल जाएगा कि नहीं, ये 4 × a बराबर 32 है, तो a1 बराबर क्या हो गया 8, 8 × 4 = 32, ये क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48, a2 बराबर क्या हो जाएगा
आप यहाँ देख सकते हैं 12 चौक 48। अब बताइए दोनों को मिलाकर कहे कि एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कहेंगे आप a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब इसको दूसरे रूप में कहते कि a बराबर a1 प्लस a2। यानी ये हम लोगों से क्वेश्चन देगा कि दो वर्गों का परिमाप जो है 32 और 48 क्रमशः है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है, तो तीसरे वर्ग की भुजा बताएं। ठीक है, तो हमने यहाँ से दोनों वर्ग का भुजा निकाल लिया, दोनों वर्ग का भुजा निकाल लिया तो दोनों का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, और दोनों के क्षेत्रफल का योगफल किसके बराबर है, एक तीसरा प्रकार का वर्ग के बराबर है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि 8 का क्या होगा 64, अब 12 का क्या होगा 144, तो 8 का 64 है और 12 का 144 है, जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। यानी क्या है ये 208 एरिया है, यानी एरिया जो है तीसरा जो वर्ग दोनों वर्ग को मिलाकर बना है उसका 208 है, यानी कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 208, यानी ए बराबर 208 का वर्गमूल। तो 208 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे फैक्टराइज करके हम लोग निकाल लेंगे। यानी इसको तोड़ेंगे तो 13 चौका 52 और 52 चौका 208, 2 को 4 पर एक बाहर 4 आ गया और रूट 13 अंदर रह गया, यानी ये आंसर हो जाएगा। भुजा पूछा है तो 4 रूट 13, अगर मान लीजिए परिमाप भी पूछता है तो परिमाप वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। आगे के वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्द ही आप लोगों को लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। एरिया वॉल्यूम का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें मेनली रूप में हम लोग एरिया अभी पढ़ रहे हैं, तो एरिया में आज हम लोग सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, सो दैट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। तो देखिए वृत्त जो होता है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो एरिया वाला ही होगा। वैसे हम लोगों को ज्योमेट्री में जो सर्किल पढ़ना है वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री वाला पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे, क्योंकि एरिया वाले चैप्टर में आपको मेनली क्या होता है, परिमाप, परिधि जो होता है, ये सब क्षेत्रफल वगैरह ये सब निकालना होता है। तो एक सर्कल जो होता है, यानी सर्कल होता है किसी भी एक नियत बिंदु से अगर इसको देखिएगा तो हमेशा ये क्या होता है, ये समान दूरी पर होता है, ये बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी यह त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है अगर एक ही वृत्त का है तो। यहाँ देखिए r बराबर त्रिज्या हो जाएगा, व्यास, तो व्यास को d से लिखते हैं और d बराबर होता है 2r, यानी यह आपको समझना है। अब देखिए परिमाप जो इसका होता है, यानी जिसको परिधि कहते हैं आप वृत्त में, आयत वर्ग में परिमाप कहते हैं, ये 2 पाई r होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होता है आपका वह पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पाई, यानी पाई क्या है, तो आप देख सकते हैं वृत्त के परिधि तथा व्यास के अनुपात, व्यास मतलब 2r, वृत्त के परिधि तथा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक अचर है जिसका वैल्यू या तो 22/7 यूज करेंगे या हम लोग 3.14 वैल्यू इसका यूज करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो होगा, यानी त्रिज्या देगा तो हमसे व्यास पूछ सकता है, परिधि पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा, यानी परिधि देगा तो परिधि देगा, उसके माध्यम से त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास भी बता सकते हैं, साथ ही साथ क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा समझिए। एक बार गिवन त्रिज्या रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट समझा के फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। गिवन रेडियस रहेगा और आपसे पूछ देगा कि व्यास बताइए, परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा कि परिमाप परिधि देगा आपको और कहेगा कि क्षेत्रफल बताइए, तो बिना त्रिज्या निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्षेत्रफल दे देगा और आपसे कहेगा कि परिमाप बता दीजिए, यानी परिधि बता दीजिए या व्यास बता दीजिए। इसका अर्थ है बाबू कि बिना त्रिज्या निकाले काम नहीं होगा। अगर परिधि या क्षेत्रफल हम लोगों को दे रहा है या व्यास दे रहा है तो
ठीक है। एक दो टाइप के क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे अनुपात वाला क्वेश्चन, यानी दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो हम लोगों से क्षेत्रफलों का पूछेगा, परिधियों का पूछेगा। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 करके ईच एंड एवरी टाइप पढ़ा जाए। उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन वगैरह देता है कि एक वृत्त के अंतर्गत आपका एक वर्ग बना दिया गया है, उसको भी फॉलो करना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होता है, या एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कह देगा ऐसे भी कह देता है कि एक समान आकार के 3 सिक्के हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, तो इसके बीच जो आबद्ध क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल बताएं। 3 भी सिक्का हो सकता है, 4 भी सिक्का हो सकता है, त्रिज्या 1 भी दे सकता है, 2, 3 या वैल्यू तो डिफर कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। यानी एक क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन हम लोगों से कहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कह दे कि एरिया बताएं। 2 में कह दे कि पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस बताएं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, या व्यास ही हम लोगों से पूछ दे तो देख सकते हैं सॉल्यूशन। व्यास पूछेगा तो व्यास 2r होता है, यानी 2 गुने 60, 7 दूनी 14। अब देखिए अगर सरकमफ्रेंस पूछे तो ये 2 पाई r होता है, यानी 2 गुने 22 बटा 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। अगर रेडियस का मात्रक यानी यूनिट सेंटीमीटर में है तो व्यास का भी सेंटीमीटर में होगा, सरकमफ्रेंस का भी सेंटीमीटर में होगा, बट एरिया का वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी यहाँ स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द गिवन यूनिट यहाँ रेडियस का जो होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अब देखिए एरिया पूछा है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 22 बटा 7 गुने रेडियस 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुने 7 लिख देंगे 22 सते। अब देख लीजिए 140 और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वृत्त, उसके बाद अर्धवृत्त भी हम लोगों को देखना है, अर्धवृत्त का भी कंसेप्ट। तो देखिए फिर वृत्त में हम लोगों से कह सकता है कि एक अर्धवृत्त, ऐसे कह देगा, कहेगा सॉरी, एक वृत्त की परिधि जो है, क्वेश्चन कह देगा एक वृत्त की जो परिधि है वह आपका कह देगा 154 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों से पूछ सकता है त्रिज्या बताएं, पूछ सकता है व्यास बताएं, या पूछ सकता है एरिया बताएं। तो वृत्त की बात हो रही है तो परिधि दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, ये 2 पाई r बराबर देखिए 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आप फार्मूला यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई के जगह पर 22 बटा 7, यानी 2 गुने 22 बटा 7 गुने r बराबर 154 हो गया। अब देखिए यहाँ काटिएगा तो 22 से काट दीजिए तो 22 सत्ते ये कट जाएगा, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी r बराबर 7 सत्ते 49, ये 2 नीचे रह जाएगा, यानी r बराबर आ गया 49 बटा 2। तो रेडियस पूछा है 49 बटा 2 हो गया। यहाँ से डायमीटर पूछेगा तो 2r होता है, यानी 49 बटा 2 गुने 2 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब हम लोगों से एरिया पूछा है तो पाई r स्क्वायर, यानी 22 बटा 7, 49 का स्क्वायर यानी 49 गुने 49। तो देखिए 7 सत्ते 49। अब हम लोगों को गुना कर लेना है, तो यहाँ गुना कर लेना है तो देखिए करेंगे 22 सत्ते हम लोग गुना करेंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 154 गुने 49 हम लोग कर लेंगे, यही जो आएगा वर्ग सेंटीमीटर में हम लोगों का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो देगा कहेगा एरिया जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, हम लोगों से कह देगा कि आप त्रिज्या बताएं, व्यास बताएं या सरकमफ्रेंस बताएं, यानी परिधि बताएं। तो देखिए एरिया यानी पाई r स्क्वायर बराबर 154, तो यहाँ से 22 बटा 7 गुने r बराबर 154, तो ये काटेंगे तो 22 सत्ते यानी 7 सत्ते 49, यानी r स्क्वायर बराबर 49, यानी कहेंगे r बराबर क्या हो गया 7। व्यास तो 2 गुने r यानी 7 दूनी 14, सरकमफ्रेंस 2 गुने पाई r यानी 22 बट्टा क्या करेंगे 7 गुने यहाँ पर r का वैल्यू क्या है 7 है, तो ये कट गया तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ये परिधि को देखिए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म समझना हो, इस परिधि को आप कहना कुछ और चाहें तो देखिए पाई 2r मतलब व्यास हुआ, यानी पाई d भी कह सकते हैं, यानी कहीं पर परिधि का एक फॉर्म ये भी याद रख सकते हैं पाई d या 2 पाई r,
ये दोनों क्या है, परिधि है, यानी व्यास डायरेक्ट दे तो पाई डी करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुपात पर आधारित जो क्वेश्चन देगा उसको हम लोग देखें। कहेगा हम लोगों से कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो हम लोगों से कहेगा व्यास का अनुपात बता दें, हम लोगों से कहेगा सरकमफ्रेंस का अनुपात बता दें, हम लोगों से कहेगा एरिया का अनुपात बता दें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। अगर त्रिज्या का अनुपात R1 R2 है तो व्यास का मतलब हुआ पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है तो ये 2R1 होगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तो 2R2 होगा, तो 2 से 2 कटा यानी आ गया R1 अनुपात R2। इसका अर्थ है त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही व्यास का होगा। चलिए अब सरकमफ्रेंस पर देखते हैं। दो वृत्त है अलग अलग जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, तो पहले वृत्त का सरकमफ्रेंस लिखेंगे तो 2 पाई R1, दूसरे का हो जाएगा 2 पाई R2, ये कट गया तो ये भी आया R1 अनुपात R2। इसका अर्थ है कि त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और सरकमफ्रेंस का अनुपात आपस में बराबर होता है, कोई एक देगा तो दूसरा का वैल्यू वहीं आंसर कर देंगे। अब एरिया का यानी R1 त्रिज्या होगा तो पाई R1 स्क्वायर, त्रिज्या R2 होगा तो पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया यानी R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर, यानी त्रिज्या या व्यास या सरकमफ्रेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया का अनुपात मिल जाएगा। अब इसी से उल्टा जाना हो तो वर्गमूल कर देंगे तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ लेंगे। त्रिज्या 2:3 में है तो व्यास हो जाएगा 2:3 ही, सरकमफ्रेंस भी होगा 2:3 ही, एरिया जो होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्विक मोड में। अगर कहे दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो व्यास का बताइए, सरकमफ्रेंस का बताइए, एरिया का बताइए। तो समझ रहे हैं आप, व्यास का भी 4:5 होगा, सरकमफ्रेंस का भी 4:5 होगा, लेकिन एरिया का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब चलिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को दे दे कि व्यास का अनुपात जो है 6:7 है, क्षेत्रफल का अनुपात बता दे, तो डायरेक्ट आप समझ रहे हैं व्यास का दे या त्रिज्या का दे या सरकमफ्रेंस का दे, उसका स्क्वायर करने पर एरिया का होगा, तो ये कह देंगे 36:49। इतना नहीं, कभी कह देगा कि दो परिधियों का अनुपात जो है 8:9 है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात यानी सरकमफ्रेंस का अनुपात 8:9 है, तो पूछ देगा कि एरिया का बता दें, तो 64 अनुपात क्या हो जाएगा 81। अगर यही कहता कि बता दीजिए व्यास का या त्रिज्या का तो 8:9 ही हम लोग आंसर कर लेते हैं। अब चलिए उल्टा भी देगा हम लोगों को, कह देगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है 64:81 है, तो त्रिज्या का बताएं, व्यास का बताएं, सरकमफ्रेंस का अनुपात बताएं। तो 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8, 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9, और त्रिज्या व्यास सरकमफ्रेंस का आपस में क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का आसानी से बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देता है, ऐसे कहेगा कि सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है, समझ ले, सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है वैसा वृत्त जो 2 हो या 3 हो या 4 हो, उससे मतलब नहीं है, सबका केंद्र एक ही हो। यानी बहुत से वृत्तों का अगर केंद्र एक है यानी हम उसे कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए क्या कह देगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में वो चर्चा आपसे ऐसे करता है, कंसेप्ट पहले समझेंगे। कह देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 8 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको कह देगा कि 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12। कहेगा इसके बीच जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए जब भी इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको डायरेक्ट निकालना होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई इंटू 12 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 8 का स्क्वायर। यानी बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो 12 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 8 है, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो ये जो परिबद्ध है यानी इसके बीच का वलय है उसका क्षेत्रफल मिलेगा। यानी 12×144 पाई हो गया, या 8×8 64 पाई हो गया।
यानी आंसर करेंगे तो 144 में से 64 घटाएंगे तो 44 उधर चला गया तो बचा 20, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, यानी आपका 80 पाई आंसर हो जाएगा। बहुत बार आंसर पाई में देता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों को बहुधा प्रोवाइड वो करता है, तो हम लोगों को ध्यान देना होगा। कितना बार क्या करेगा कि इसका परिमाप वगैरह यानी परिधि दोनों का दे देगा और आपसे कहेगा वलय का क्षेत्रफल बताएं, यानी अगर आप समझिए कंसेप्चुअली बी स्ट्रॉन्ग, अगर इसका परिधि दे दे तो लिख देंगे 2 पाई r1 बराबर, मान लीजिए जो हो 154, 2 पाई r2 बराबर वो आपसे कह दे कि 308 है, ठीक है, कहे कि इस वलय का क्षेत्रफल बताएं, तो ये नहीं कि त्रिज्या का घटा के डायरेक्ट पाई r स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। पहले दोनों का r1 r2 निकालना होगा और दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर होगा ये वलय के क्षेत्रफल का अंतर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई r1 बराबर 154 है, तो अगर इसको सॉल्व हम लोग करें तो देख सकते हैं 2 गुने 22/7 गुने r1 बराबर 154, तो 22 सत्ते, ठीक है, 7 सत्ते 49, r1 बराबर क्या हो गया 49/2, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 2 पाई r2 बराबर 308, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 गुने 22/7 गुने r2 बराबर 308, तो इसको हम लोग अगर काटें तो 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 154 होगा, फिर ये 22 सत्ते 154 हो जाएगा, यानी r2 बराबर आ गया 7 सत्ते 49। अब बताइए इसके वलय का क्षेत्रफल बताना है, यानी दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर ले लेंगे। तो देखिए 49/2 है, 49 है तो ये बड़ा वाला है, यानी आप कहेंगे पाई इंटू 49 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 49/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहले वृत्त आप लोग जान रहे हैं, तो अर्धवृत्त होता है, वृत्त का जो आधा टुकड़ा होगा, यानी ये व्यास होता है, यानी अनेक प्रकार की इसमें जो रेखाएं खींची जाती है, ये जीवा है, सबसे बड़ा जीवा जो केंद्र से होकर पास करता है उसे व्यास कहते हैं। यानी अर्धवृत्त अगर किसी वृत्त का बनाना है तो व्यास के पास से उसको 2 टुकड़ों में कर दिया जाएगा, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भाग बराबर होता है, उसे ही अर्धवृत्त हम कहेंगे। अर्धवृत्त का जो एरिया होगा वह पाई r स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ एक बात बड़ा अच्छा समझना है, पेरीमीटर यानी परिमाप हम लोगों को समझना है। तो देखिए पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वह 2 पाई r होता है, यानी सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई r होता है, परिधि जिसे कहते हैं। अब देखिए इस सरकमफ्रेंस होता है, यानी मुड़ा हुआ टोटल पार्ट 2 पाई r है, तो इसमें मुड़ा वाला भाग तो देखिए 2 पाई r का आधा कितना है, तो पाई r है। और परिमाप का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी भी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करिए और सभी भुजाओं के सहारे होते हुए वहां पर पहुंच जाइए, तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। यानी 2 पाई r का आधा किए ये पाई r मिला, तो ये कर्व्ड जो भाग है यानी मुड़ा हुआ भाग है वही मिला है आपको। परिमाप के लिए ये भी आपको ऐड करना होगा, और ये क्या है, ये व्यास है। तो पाई r में जब आप व्यास को जोड़ देते हैं तो आपको अर्धवृत्त का परिमाप मिल जाता है। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए पाई r प्लस डी है, यानी पेरीमीटर हो गया पाई r प्लस डी। क्यों हुआ आपको पता है, व्यास को आप त्रिज्या के टर्म में लिखेंगे पाई r प्लस 2r। यानी कितना बार एग्जाम में ऑप्शन में परिमाप में ये दिया था तो आपको ये चुनना था, अगर त्रिज्या के टर्म में लिखेगा तो ये चुनना था। थोड़ा सा इसको वैल्यू के टर्म में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप r कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, और पाई एक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 22/7 होता है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो 7 दूनी 14, 22 14 36 हो गया, यानी r गुने 36/7। यानी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रखिएगा पेरीमीटर बराबर 36/7r। डायरेक्ट अंक का यूज करेंगे यहाँ पर। इससे हम लोग को फायदे होंगे कि 1-2 स्टेप हम लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बहुत से क्वेश्चन में ऑप्शन इस रूप में देगा तो ये हो सकता है, इस रूप में दे तो ये होगा, अंक के रूप में दे तो ये होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार का देगा पहले, उसके बाद अनुपात वाला क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन ये देगा कि त्रिज्या दे देगा आपसे, क्षेत्रफल पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है।
और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रफल देगा तो बाकी चीज़ें आपसे पूछेगा, यानी त्रिज्या पूछेगा, व्यास पूछेगा, परिमाप पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले त्रिज्या दिया हुआ होगा, बाकी बात आपसे पूछेगा। अगर ये कहे कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ए में व्यास बताएं, बी में परिमाप बताएं और सी में क्षेत्रफल बताएं। तो व्यास 2r हो जाता है बाबू, तो 14 दूनी क्या हो गया 28। ये अर्ध परिमाप यहाँ देख सकते हैं, तो ये होगा आपका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 36/7 इंटू आर। आर कितना है 14 है, तो 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर चल रहा है। तो ये व्यास और पेरीमीटर सेंटीमीटर ही यूनिट होगा इसका। अब एरिया देखना है तो ये होगा πr²/2, यानी जो अर्धवृत्त का एरिया होगा वह हो जाएगा πr²/2। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका बटा 2, तो यहाँ एरिया बराबर πr²/2। तो वैल्यू पुट कर देना है, पाई का मान 22/7, 2 तो रहेगा ही, r² यानी 14 गुने 14। तो देख सकते हैं 2 7 7 से 7 कट गया। अब 22 में 14 से गुना कर लेंगे तो 22 नहा 220 हो गया, और 22 चौक क्या होता है 88 होता है, यानी हम लोग जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। यानी ये वर्ग सेंटीमीटर में हम लोगों का आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा कि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है वह 72 सेंटीमीटर है, तो कह देगा कि त्रिज्या बताएं। फिर आपसे ये कह देगा कि व्यास बताएं, और तीसरा बात कह देगा कि आप एरिया बताएं। तो देखिए ये अगर परिमाप या क्षेत्रफल वगैरह देगा तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करके बना लेते हैं। यानी परिमाप का फार्मूला क्या है 36/7r, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 72, तो 36 दूनी 72, तो r बराबर क्या हो गया 7 दूनी 14, तो r बराबर 14, तो व्यास क्या होगा 14 दूनी 28। क्षेत्रफल तो πr²/2, यानी क्षेत्रफल निकाल के आधा कर देते हैं वृत्त का, तो अर्धवृत्त का मिल जाता है। यानी 22/7 गुने r हो गया 14 गुने 14, और 2 यहाँ पर रहेगा ही, यानी 2 7 14, 7 से 7 कटा 22 14, देख सकते हैं 308 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर वैल्यू मैं एट रैंडम ले रहा हूँ, कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि अंक तो अलग अलग देगा, उसको हम लोग संभाल लेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों को क्षेत्रफल में भी दे सकता है, यानी क्षेत्रफल दे के बाकी बातें पूछेगा। तो क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों का कि एक अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वह मान लीजिए कि हम लोगों से कह देगा कि 154, या ऐसे देख लें अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 77 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ए में पूछ दिया कि आप त्रिज्या बताएं, बी में पूछ देगा व्यास बताएं, और सी में पूछ देगा पेरीमीटर बताएं। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, यानी πr²/2 बराबर 77। अब यहाँ से देख सकते हैं 22/7 गुने 2 r² बराबर 77, 2 से 11 बार में कट आएगा 77, यानी r² बराबर 49। तो r बराबर बाबू क्या हो गया 7, r बराबर 7 हो गया। तो व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो 14 हो गया। ये परिमाप 36/7r, यानी 36/7 गुने r का मान 7 है, कट गया तो ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक जो भी अर्धवृत्त का क्वेश्चन था हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें भी अनुपात वाला क्वेश्चन देता है, यानी 2 वृत्तों का अनुपात पर जो क्वेश्चन था वैसे ही अर्धवृत्तों का भी होगा। तो देखें समझते हैं, उसके बाद कोरिलेट कर लेंगे और दिमाग में बात को रखेंगे कि क्या कोरिलेशन चलता है। कह देगा 2 अर्धवृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो आपसे कह सकता है व्यासों का अनुपात बताएं, आपसे कह सकता है परिमापों का अनुपात बताएं, आपसे कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो चलिए यहाँ कंपेयर कर लिया जाए। अगर त्रिज्या का अनुपात r1 r2 हो तो व्यास 2 वृत्त है, अर्धवृत्त है अलग अलग, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या r1, दूसरे अर्धवृत्त का त्रिज्या r2, तो यहाँ क्या लिखते हैं 2r1 अनुपात 2r2, 2 से 2 कट गया, यानी r1 अनुपात r2। यानी हम लोग यहाँ क्या समझे, अर्धवृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वहीं व्यासों का अनुपात होगा पेरीमीटर का। तो 36/7 r1 अनुपात 36/7 r2।
क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो इस तरीके से हम कह देंगे पेरीमीटर का भी अनुपात R1 अनुपात R2 होगा, यानी व्यास, त्रिज्या और परिमाप का अनुपात वृत्त वाले में भी समान होता है, अर्धवृत्त में भी समान होता है। एरिया 1/2 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 1/2 पाई R2 स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये कट गया, 1/2 से 1/2, पाई से पाई, यानी आ गया R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर। यानी त्रिज्या, व्यास या परिमाप का अनुपात देगा, स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का मिल जाएगा। इन दशे में अब क्या होगा, उल्टा जाना होगा, तो क्या करेंगे आप, वर्गमूल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। R1 R2 3:4, तो व्यास हो जाएगा 3:4 ही, ये हो जाएगा 3:4 ही, सेम होता है इसलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये कह सकता है कि व्यास का अनुपात है 4:5, तो कहेगा त्रिज्या का बताएं, परिमाप का बताएं, एरिया का बताएं। तो व्यास का है 4/5, तो त्रिज्या भी बाबू 4:5 ही होगा, परिमाप भी 4:5 ही होगा। अब एरिया का पूछा है तो एरिया का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, इसका चाहे कोई दे, व्यास, त्रिज्या, परिमाप। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। चलिए ऐसा भी हम लोगों को क्वेश्चन दे देता है कि दो अर्धवृत्तों के परिमापों का अनुपात जो है 6:7 है, तो कहेगा त्रिज्या का बताएं, व्यास का बताएं और एरिया का बताएं। तो फटाक हम लोग लिख लेंगे, सेम ही होगा, और यहाँ 6 का 36 और 7 का 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों से कहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एरिया का अनुपात कह देगा कि 81:100 है, तो आप बता दीजिए त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात, परिमाप का अनुपात। तो देखिए 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो त्रिज्या 9:10 हो गया, तो ये भी आपका 9:10 होगा, और ये आपका परिमाप भी 9:10 होगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने समझा अर्धवृत्त पर आधारित। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहेगा कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाता है। तो पहले कंसेप्ट देख लिया जाए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और एक क्या करता है कि वृत्त जो होता है वह आपका अंदर होता है, यानी एक बार वृत्त के अंदर वर्ग होगा और एक बार वर्ग के अंदर वृत्त होगा। और इसमें क्या करता है, बहुत बार वर्ग के बारे में आपको देगा वैल्यू और वृत्त वाला निकालने की बात करेगा। अब वृत्त वाला अगर वैल्यू देगा तो आपसे वर्ग वाला वैल्यू निकालने की बात करेगा। यानी कोई भी सूचना आपको सर्कल का देगा तो आपके स्क्वायर में चाहेगा कि बताएं, और अगर आपको स्क्वायर का वैल्यू देगा तो कहेगा कि सर्किल वाले का हिसाब किताब आप निकालें। तो चलिए यहाँ रिलेशन क्या होता है याद रखेंगे। जब वृत्त के अंदर ये जो वर्ग बना है, तो ये जो है देखिए ये वर्ग के लिए विकर्ण है, ये वर्ग के लिए विकर्ण है, लेकिन यह वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। यानी यहाँ एक रिलेशन याद रखना होता है कि जब वृत्त के अंदर वर्ग बने तब कहा जाता है वर्ग का यहाँ आप कहेंगे विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। ये कंसेप्ट है, ऑलवेज वैलिड होगा। अब अंक तो अलग अलग देगा। विकर्ण यानी √2 a, यानी यहाँ वर्ग की भुजा a माना गया है और वृत्त का जो त्रिज्या है वो r माना गया है। तो देखिए √2 a, वृत्त का व्यास यानी 2 r। अब देखिए यहाँ फायदे हमको क्या मिले। अगर वर्ग की कोई सूचना देगा तो भुजा मिल गया, तो भुजा मिल गया तो भुजा और त्रिज्या का यहाँ रिलेशन है। यानी यहाँ a बराबर आप कह सकते हैं 2r बराबर बटा √2, या आप कह सकते हैं r बराबर √2 बटा 2 a। यानी आपको केवल यह वैल्यू याद रखना है ताकि आप फटाक भुजा निकाल लें तो त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल गया तो भुजा निकल जाएगा। यानी आपको वृत्त का सूचना देगा तो त्रिज्या निकाल के आगे बढ़िएगा, वर्ग की सूचना देगा तो भुजा निकाल के आगे बढ़िएगा, इन ईजी में बन जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखें तो यहाँ रिश्ता होगा कि ये जो है देखिए इस साइड के बराबर है, यानी यहाँ होगा वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। कंसेप्ट यहाँ है वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, यानी यहाँ होगा a बराबर 2r। ठीक है, यहाँ a बराबर क्या होगा 2r, यानी वर्ग की जो भुजा होगी वह वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी वृत्त के व्यास के बराबर होगा।
तो वर्ग से संबंधित सूचना देगा तो भुजा निकाल लेंगे, तो हम लोग को त्रिज्या भी पता चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अगर ये कह दे कि एक वर्ग वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कह देगा वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर आया 10। और हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि अंदर ये बना हुआ है अगर स्क्वायर, तो यहाँ रिश्ता होगा जो विकर्ण होगा वह व्यास के बराबर होगा, यानी 2r के बराबर होगा। यानी ए आपका कितना है 10 है, तो √2 × 10 बराबर 2r। तो यहाँ से r मिल जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी r हो गया 5√2। अब r आपका 5√2 हो गया। कह रहे वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, तो वृत्त होता है का क्षेत्रफल πr², यानी पाई × 5√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, 25 दूनी 50, यानी आंसर कर देंगे 50 पाई। या अगर पाई का वैल्यू अगर काट के भी ऑप्शन पूछ रहा है, जनरली ऐसा भी आंसर देता है। तो अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन में कह सकता था ऐसे कि इसी क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल या परिमाप परिधि भी देके हम लोगों से क्वेश्चन कह सकता है। कह देगा एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कह देगा वर्ग की भुजा बता दे, या वर्ग का परिमाप बता दे, या वर्ग का क्षेत्रफल बता दे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कह दिया कि वर्ग का भुजा बता दे। बी में मान लीजिए आपसे कह दिया वर्ग का परिमाप बता दें, क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो यहाँ सब बातों की चर्चा होनी चाहिए ना। एग्जाम में तो कोई एक पार्ट पूछेगा, यहाँ कह देगा वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, तो हम लोग फटाक यहाँ से वृत्त का दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम कहेंगे पाई r² बराबर 154, तो 22/7 × r² बराबर 154। तो ये 22 × 7 = 154, r² बराबर 7 49, यानी r बराबर क्या हुआ 7 हुआ। तो r बराबर चूंकि हम लोगों का 7 हो रहा है, तो अब देखिए r बराबर 7 हुआ, और यहाँ रिश्ता क्या है कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वह किसके बराबर होगा, तो 2 गुने त्रिज्या यानी व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ से r 7 पता है, तो लिखेंगे √2 × a बराबर 7 दूनी 14, तो a बराबर हो जाएगा 14/√2। अब हम लोगों से पूछा है कुछ भी, तो यहाँ वैल्यू को ऐसे भी सिंपल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा √2 से √2, तो 2 हो गया, 2 × 7 = 14, यानी सिंपल रूप में इसको कहेंगे 7√2 है हम लोगों का। तो भुजा हम लोगों का मिल गया 7√2। अब देखिए परिमाप होता है 4 × 1 भुजा, तो परिमाप जो वर्ग का हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4 × 1 भुजा, यानी 7 चौक 28√2, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब क्षेत्रफल चाहिए वर्ग का, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और √2 का स्क्वायर 2, यानी 49 × 2, तो 49 दूनी 98 आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन देता है, ढंग से क्वेश्चन देगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ भी देगा तो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है कि एक वृत्त जो है वह वर्ग के अंतर्गत बना है। एक वृत्त जो है वह वर्ग के अंतर्गत बना है। कह देगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है वह हम लोगों से कह देगा कि 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहेगा वृत्त की मान लीजिए आपसे त्रिज्या पूछ दे, सरकमफ्रेंस पूछ दे, या आपसे एरिया पूछ दे। तो वृत्त का त्रिज्या, सरकमफ्रेंस, एरिया कुछ भी पूछे तो हम लोग पहले देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, यानी a बराबर 2r होता है। यहाँ वर्ग के बारे में हम लोगों को सूचना दिया है, वो भी क्षेत्रफल दिया है। अगर परिमाप देता तो वहाँ से भुजा निकालते, क्षेत्रफल दिया है तो भी वहाँ से भुजा निकालेंगे, या भुजा डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट यहाँ प्रोसीड कर जाते। तो a² बराबर 144, तो a बराबर क्या आया 12।
अब ए बराबर 12 है तो यहाँ से 12 बराबर 2r, यानी 2 छक 12, यानी r बराबर क्या आया 6। r बराबर जब 6 आ गया तो सरकमफ्रेंस चाहिए तो 2 पाई r, तो 2 पाई r तो 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। एरिया पूछा है तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर r 6 है तो 36 पाई आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी में अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दे तो ऐसा भी दे सकता है कि एक वृत्त का परिमाप 154 सेंटीमीटर है, तो कह देगा हम लोगों से वर्ग का भुजा भी पूछ सकता है, परिमाप भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल भी कुछ भी पूछ सकता है। तो वृत्त का परिमाप दिया यानी परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें वृत्त का परिधि दिया है तो कहेंगे 2 पाई r बराबर 154, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और कंसेप्ट हम लोगों को याद है कि अगर वृत्त वर्ग के अंदर बना है तो भुजा बराबर व्यास होता है, यानी a बराबर 2r होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं रिश्ता निकालेंगे तो कहेंगे 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 154, तो ये हो जाएगा 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49 और ये बटा 2 हो जाएगा, यानी r बराबर होगा 49/2। तो r बराबर 49/2 होगा तो भुजा r निकल चुका है तो भुजा भी निकल जाएगा। r है आपका 49/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी वर्ग की जो भुजा मिली 49 मिल गई हम लोगों को, तो भुजा 49 हो गया। तो परिमाप चाहिए तो 4 गुने 1 भुजा, यानी 4 गुने 49 हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर चल रहा है, अगर ये वर्ग सेंटीमीटर चल रहा है तो सब सेंटीमीटर में जाएगा, मीटर होगा तो मीटर में जाएगा। यूनिट सेम फॉलो करेंगे। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देंगे हम लोग 49 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम लिखें तो 4 चौका 16, 160, 9 चौका 36, 196 हो गया। स्क्वायर निकालना है तो 9 81 के 1 हाथ में 8 हो गया, 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 72 8, 80 के 0 हाथ में 8, 4 चौका 16, 16 8 24, यानी 2401 हम लोग आंसर कर लेंगे। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है समझते हैं कुछ बातें, डिफिनीशन भी आपको दिमाग में आ जाएगा। त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी आकृति क्लोज्ड हो जाना चाहिए तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज है कि ये तीनों एंगल मिलके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होते हैं। त्रिभुज का तीनों एंगल मिलकर 180 होता है। वैसे इसको कह सकते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया 180 हो गया। वैसे एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वह 360 हो जाता है। वैसे किसी भी पॉलिनोमियल्स का बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होता है। तो अब चले इसमें आगे बात करते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है कि अब देखते हैं कि ये कोण है और ये भुजा है। तो त्रिभुज में 3 कोण हुआ और 3 भुजा हुआ, यानी त्रिभुज को कोण के अनुसार भी और भुजा के अनुसार भी बांटा जाता है। तो त्रिभुज को जब भुजा और कोण के अनुसार बांटा जाता है तो इस पर जो ट्रायंगल होता है उसका हम लोगों को प्रॉपर्टीज देखना होगा। यानी एक बात यहाँ देखना होगा कि त्रिभुज का 3 कोण के अनुसार देखेंगे तो एक हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। डिफिनीशन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। न्यूनकोण त्रिभुज, एक हो जाएगा समकोण त्रिभुज और एक आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। वैसे केवल अगर न्यून कोण जानना हो तो न्यून कोण का डिफिनीशन, यानी कोण का बाद में न्यून कोण त्रिभुज का समझेंगे। तो न्यून कोण का अर्थ हुआ वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है समकोण होता है। यानी अब न्यून कोण त्रिभुज कहना होगा तो हम लोगों को कहना होगा वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे और जोड़ने पर कितने होने चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये न्यून कोण हो जाएगा। समकोण का अर्थ हुआ कि एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी 2 कोण रहेगा अलग अलग। यहाँ पर तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, जब ये 90 हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों मिलकर 180 होता है तो ये दोनों भी मिलकर 90 डिग्री होगा। यानी समकोण त्रिभुज का एक अलग डिफिनीशन हो सकता है। एक डिफिनीशन कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज हुआ।
अब देखेंगे दूसरा कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण हो और दोनों कोण न्यून कोण हो और जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो भी समकोण त्रिभुज ही होगा। जैसे कि ऐसे कुछ नहीं यहाँ मैंने लिखा होता, यहाँ लिख देता कि x और y दो न्यून कोण है और दोनों का योगफल 90 डिग्री है, तो कन्फर्म है जब ये दो गो मिलकर 90 है या त्रिभुज में तीनों मिलकर 180 होता है तो तीसरा कोण में 90 डिग्री हो जाएगा, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज की बात करिएगा तो एगो एंगलवा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तीनों मिलके 180 होता है, तो ये दो गो छोटा छोटा कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण हो जाएगा, तीनों मिलके 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखना होगा आपको कि दो कोण न्यून कोण हो और दोनों का योगफल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये आपका अधिक कोण बनेगा। यानी समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का दो डिफिनेशन दूसरे ढंग से कैसे हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो, यदि उनका योगफल 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो उनका योगफल 90 डिग्री से छोटा, तब हम कहेंगे कि वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन बातों को समझा। अब देखते हैं भुजा के अनुसार जो होता है, तो भुजा के अनुसार आप देखेंगे तो भुजा के अनुसार होता है कि अगर ये ABC एक त्रिभुज है तो देखिए एंगल वगैरह लिखना भी आप जानते हैं, तो जैसे ये लिखना हो तो ऐसे देख लीजिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, या इसको दूसरे ढंग से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं BAC, यानी जिस एंगल की माप करते हैं BAC, या इसको लिख सकते हैं A पर एंगल देखना है तो CAB। ठीक है, तो एंगल देखना भी थोड़ा सा सीख जाइए। इसी तरीके से एंगल B देखना हो तो लिख सकते हैं एंगल ABC, या इसको लिख सकते हैं CBA, यानी जिस एंगल को देखना होगा तीनों बिंदु के माध्यम से लिखेंगे तो जिस एंगल को देखना होगा मिड में लिखा जाएगा। अब देखिए भुजा के अनुसार देखेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, एंगल A के सामने का स्मॉल a, एंगल B के सामने का स्मॉल b और एंगल C के सामने का स्मॉल c। तो त्रिभुज यहाँ पर होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज होता है। तो कहने का अर्थ है विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, स्केलेन ट्रायंगल इंग्लिश में कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब जो बराबर ना हो, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहाँ पर A बराबर नहीं होगा B के, B बराबर नहीं होगा C के, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, द्विव मतलब दो और सम मतलब बराबर, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी ऐसे हो जाता A बराबर B नॉट इक्वल टू C, या A बराबर C नॉट इक्वल टू B, यानी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आते हैं समझते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज का अर्थ हुआ, यहाँ नाम ही से क्लियर है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होगा। यानी A बराबर B बराबर C। यानी हम लोगों को यहाँ पर एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम लोगों को परिमाप निकालना आना चाहिए, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज से। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज के अनुसार चलेगा कैसे, देखिए परिमाप क्षेत्रफल वगैरह समझते हैं। यानी एक विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए ABC, अगर इसका परिमाप लिखना है आपको तो परिमाप का अर्थ हो जाएगा भुजाओं का योगफल, A के सामने का A है, B के सामने का B है, C के सामने का स्मॉल c है। परिमाप A प्लस B प्लस C हो जाएगा। कैसे भाई, तो परिमाप का अर्थ है किसी भी एक बिंदु से चलिए और सभी भुजाओं के सहारे वहाँ पहुँच जाइए। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA, यानी A बिंदु से चलिए और A तक पहुंच गए सभी भुजाओं के सहारे, तो AB बराबर C है, BC बराबर A है और CA बराबर B है, यानी इसको आप A प्लस B प्लस C भी कह सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि परिमाप A प्लस B प्लस C होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का बटा 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C बटा 2 आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो ये रहा परिमाप से संबंधित बात। अब क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल दो तरीके से निकलेगा। एक क्षेत्रफल आधार ऊंचाई का माध्यम बनता है, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये भी फार्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस फार्मूला से भी मिल जाएगा। और एक हीरोज फार्मूला होता है, यानी उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
वह होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हैं तथा एस क्या है तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा। इसमें से जो बातें देगा पुट करेंगे, आपको वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए विषमबाहु त्रिभुज के बाद इसी फार्मूला के सहारे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज तथा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देख सकते हैं। जैसे कहेगा कि दो भुजाएं कोई बराबर हों, तो मान लीजिए दो भुजा ए के बराबर हो और ये बी हो, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो चलिए यहाँ पर पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लिया जाए। तो सेमी पेरीमीटर होगा ए प्लस बी बटा 2, यानी हम कहेंगे 2a प्लस बी बटा 2। अब हिरोज फार्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू हो जाएगा आपका 2a प्लस बी बटा 2। अब देखिए यहाँ एस में से एक बार ए घटाना है, एक बार एस में से बी घटाना है, एक बार एस में से सी घटाना है। तो दो भुजा को ए मान लीजिए है और तीसरे भुजा को बी माने हैं। तो यहाँ देखिए जब ए घटाएंगे इसमें से तो ए घटाएंगे तो -2a प्लस 2a कट गया तो क्या हो जाएगा b बटा 2 हो जाएगा। फिर दो भुजा ए माने हैं तो फिर दो बार यहीं आ जाएगा और एक बार सी के जगह पर अगर आप बी रखे हैं तो आप देखिए यहाँ बी रखिएगा घटाइएगा तो -2b, तो -2b और यहाँ 2a है तो -2a, यहाँ b में से -2b जाएगा तो -b, यानी आ जाएगा 2a माइनस बी बटा 2, यानी ये होगा 2a माइनस बी बटा 2। तो अब देखिए बाहर क्या आएगा तो यहाँ देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का अर्थ हुआ वर्गमूल से बाहर 4 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए b इंटू बी तो क्या हुआ b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर हुआ तो एक b तो बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंदर क्या बचेगा 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट यहाँ लगा है। यानी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या आएगा b बटा 4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करने का क्या तरीका होगा, याद करने का तरीका है कि त्रिभुज के इसमें दो भुजा समान होगा, एक भुजा असमान होगा। तो फार्मूला देखिए उस भाषा से समझिए, यानी जो भी असमान भुजा होगा उसका बटा 4, जो अलग भुजा होगा वह बटा 4 रूट अंडर 4 इंटू जो वैल्यू समान भुजा का होगा माइनस फिर जो असमान भुजा है उसका स्क्वायर करके यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज जो है यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और हम यहाँ पर ए मान लिए हैं। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल यानी a प्लस a यानी आप कहेंगे 3a। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का बटा 2 यानी 3a बटा 2। अब हिरोज फार्मूला से इसका भी फार्मूला निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इटसेल्फ क्वेश्चन भी हो रहा है और साथ साथ आपको फार्मूला भी मिल रहा है जो डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज करेंगे। तो देखिए एस का वैल्यू तो हो जाएगा 3a बटा 2, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, तीनों जगह a b c का मान चूँकि a है यानी घटाना है। तो देखिए एस माइनस ए, तो यहाँ से 3a माइनस 3a बटा 2 माइनस ए करेंगे तो 3a माइनस 2a, a बटा 2 होगा। और चूँकि हर बार ऐसा ही करना है तो सबका वैल्यू a बाई 2 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बाहर क्या आ गया 4। अब यहाँ देखिए a गुने a के पावर 4, तो बाहर क्या आ जाएगा a स्क्वायर और रूट 3 तो अंदर रह गया, यानी ये फार्मूला हो जाएगा रूट 3 इंटू a स्क्वायर बटा 4। यानी इसको लिखते हैं रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। यानी ये कहाँ से आया ये बात भी आप समझ गए, लिख नहीं सकते हैं रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। यानी बहुत बार हम लोग ये याद करके चलते हैं तो यहाँ से रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत बार आपसे समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई पूछ देता है तो ऊंचाई के अनुसार क्षेत्रफल निकालने वाला एक तरीका है। और यहाँ से देखिए हिरोज फार्मूला से दोनों को देखिए इक्वेट करके हम लोग कैसे निकाल लेते हैं ऊंचाई। यानी मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि ऊंचाई बताइए,
तो ऊंचाई बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होगा ऊंचाई के अनुसार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार ए है, बराबर दूसरे वाले तरीके से क्या आया है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर इस फार्मूला से ये आया, ए से ए कट गया। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, यानी एच बराबर हो जाएगा √3/2 गुने ए, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या हुआ कि ऊंचाई जो समबाहु त्रिभुज का होगा वह √3/2 इंटू एक भुजा होगा। अब भुजा का जो भी मान होगा आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ये भी कह सकते हैं ए बराबर 2h/√3, यानी आपको भुजा से ऊंचाई, ऊंचाई से भुजा निकालने का कंसेप्ट भी मिल गया और आपको रिजल्ट भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं इसमें, थ्योरी कंसेप्ट है, उसको अगले वीडियोज़ में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को बतला दूंगा ताकि हम लोग बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।